प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आपको पता होना चाहिए कि क्लास 10th गणित में जो है आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्षेत्रमिति का चैप्टर है, तो ध्यान से सीखने समझने की जो है कोशिश करेंगे। इस चैप्टर के बारे में आज आपको पूरा डिटेल जो है पहले कंसेप्ट दिया जाएगा, सारा का सारा जो महत्वपूर्ण फार्मूला है यानी कि सूत्र है वो दिया जाएगा, और फिर आज हम लोग जो है प्रश्नावली 12.1 भी क्या करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। तो अगर आप भी सभी चीज़ों को डिटेल में सीखना चाहते हैं, बहुत ही आसान भाषा में सीखना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा चैप्टर आपके मुट्ठी में हो जाए तो आज का क्लास तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि किसी भी चैप्टर का जो फर्स्ट क्लास होता है वही सबसे मेन क्लास होता है, क्योंकि सारे के सारे जो कंसेप्ट है, जो बेसिक कंसेप्ट है, जो इस चैप्टर से रिलेटेड कंसेप्ट है और जितने भी सूत्र हैं वो सब आज के क्लास में ही यानी कि किसी भी चैप्टर के फर्स्ट क्लास में ही हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास होगा, सीखने समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही बेसिक लेवल से हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं और बेसिक लेवल से हाई लेवल तक के जानकारी को बताने वाले हैं। एक भी यहाँ से आपके जो है एग्ज़ाम में बाहर चीज़ें जो है नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप लोगों को कोई भी जानकारी लेना हो कोर्स से रिलेटेड या फिर आपके एग्ज़ाम तैयारी वगैरह किसी चीज़ से रिलेटेड, जो पेड कोर्स चल रहा है उससे रिलेटेड भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर जो है कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमसे जानकारी जो है ले सकते हैं। चलिए फ़िलहाल जो है शुरू करते हैं आज हम अपना चैप्टर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एलजीआर स्टडी ऐप जितने प्यारे बच्चे डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इस ऐप में आप सभी को मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर से बेहतर तैयारी के लिए सभी विषय का जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, क्विक रिवीजन नोट, मॉडल पेपर, क्लास नोट और ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल ही फ्री में आपको इस वाले ऐप पर जो है मिल जाएगा। तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा इस ऐप को। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इस ऐप पर आपका पेड कोर्स चलता है तो वो तो आप लोग जानते ही हैं, ये भी चाहे तो आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं प्यारे बच्चों आज के हम अपने चैप्टर का नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोगों को क्षेत्रफल पढ़ाई करना है, वो भी वृत्त से संबंधित। किससे संबंधित? वृत्त से संबंधित। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको वृत्त के बारे में A to Z डिटेल जानकारी होना चाहिए। और आप घबराइए नहीं, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है वृत्त से रिलेटेड तो भी आपका जो है ना ये कंसेप्ट आज पूरा क्लियर होने वाला है, क्योंकि पूरे जीरो लेवल से हम क्या करेंगे, सिखाने का कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा कि जो आप लोग पहले पढ़े हैं तो रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं पढ़े हैं तो उनको 100% सीखने का मौका भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानेंगे वृत्त के बारे में सब चीज़। किसके बारे में? तो वृत्त के बारे में सब चीज़ जानेंगे। तो हमारे सामने सबसे पहले प्रश्न उठता है कि वृत्त क्या है या फिर वृत्त किसे कहते हैं। तो हम सबसे पहले वृत्त के बारे में ही क्या करेंगे, जानेंगे। यहाँ पर क्या बोला गया है कि किसी समतल पर, जैसे कि ये भी क्या है, प्लेन है, ये भी एक समतल माना जा सकता है। तो किसी समतल पर एक स्थिर बिंदु के चारों ओर, मान लीजिए इस समतल पर हमने एक स्थिर बिंदु यहाँ पर क्या ले लिया, ओ ले लिया, या फिर हाँ चलो भाई ओ ले लिया। यहाँ पर एक स्थिर बिंदु ओ हमने क्या कर ले लिया। और ये बोला है कि किसी समतल पर एक स्थिर बिंदु के चारों ओर एक समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाने सभी बिंदुओं के समूह से बने एक घुमावदार बंद आकृति को वृत्त कहते हैं। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये क्वेश्चन में बोला गया है कि आप क्या कीजिए, एक समतल पर जो है एक बिंदु लीजिए और उसके चारों ओर जो है समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं के समूह से बनी एक घुमावदार बंद आकृति को अगर वृत्त कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि इस बिंदु से समान दूरी पर चारों साइड आपको क्या करना है, पॉइंट लेना है। समान दूरी पर चारों साइड क्या करना है, पॉइंट लेना है। जैसे हम यहाँ पर पॉइंट क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। मान लीजिएगा कि जो बीच में बिंदु दिया गया है उस बिंदु से समान दूरी पर ये सारा का सारा बिंदु क्या किया गया है, लिया गया है।
इस क्वेश्चन में वही बोला गया है कि कोई अगर समतल पर बिंदु है और उस बिंदु के चारों ओर अगर समान दूरी पर अगर बिंदु लेते हैं और उस बिंदु को मिला देते हैं तो एक घुमावदार बंद आकृति बनता है। कैसा बनता है? घुमावदार बंद आकृति बनता है, जो चारों साइड से क्या होता है? बंद होता है, और उसी को प्यारे बच्चों वृत्त कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर मैं इस सभी बिंदु को समूहित कर दूं यानी कि मिला दूं तो क्या बनेगा? तो आप कहेंगे कि सर ये तो एक वृत्त बन गया। ये तो एक क्या बन गया? वृत्त बन गया। तो वृत्त का जो सही और 100% सही जो परिभाषा है वो यही है। क्या परिभाषा है? वृत्त का आप 100% सही परिभाषा बता सकते हैं कि किसी समतल पर एक स्थिर बिंदु के चारों ओर एक समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं के समूह से, अब चारों ओर हमने बिंदु लिया और उसको समूहित कर दिया यानी कि मिला दिया, तो उस सभी बिंदुओं के समूह से बनी एक घुमावदार बंद आकृति को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। और वृत्त को आप जो है इस रूपों में क्या करते हैं? देखते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर आपको एक एनिमेशन फिगर के माध्यम से क्या किया? बताने का कोशिश किया। तो इस तरह से यह आपका एक क्या हो जाता है? वृत्त हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे आगे और वृत्त से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को क्या करेंगे? जानेंगे। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है वृत्त का केंद्र। वृत्त हम लोगों ने तो समझ लिया कि ऐसा जो घुमावदार बंद आकृति होता है उसे वृत्त कहते हैं। अब जानेंगे कि वृत्त का केंद्र क्या होता है। तो एकदम आसान भाषा में याद रखिएगा कि वृत्त के मध्य बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। वृत्त के मध्य बिंदु, तो ये आपका प्यारे बच्चों वृत्त है, और वृत्त के सबसे बीच में, वृत्त के सबसे बीच में एक क्या कर लीजिए आप? बिंदु ले लीजिए, और यही बिंदु प्यारे बच्चों केंद्र कहलाता है। तो सीधा याद रखना है कि वृत्त के मध्य बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। एंड दूसरा आप देख सकते हैं कि वृत्त के केंद्र को ओ से सूचित किया जाता है। यहाँ पर हम वृत्त के केंद्र को क्या करेंगे? ओ से सूचित करेंगे, क्योंकि जनरली इसे हम ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और कई जगह पर सी से भी सूचित करते हैं, सेंटर बोल करके, क्योंकि आपको बताना है कि वृत्त को हम सेंटर भी बोलते हैं। तो वो सी से जब सूचित कीजिएगा तो उसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम आता है। क्योंकि हम परिधि को भी सी से ही सूचित करते हैं, और अगर केंद्र को भी सी से सूचित कर देंगे तो अच्छी बात नहीं होगा। इसीलिए केंद्र को हमेशा ओ से ही सूचित किया जाए तो ज़्यादा क्या होगा? अच्छा होगा। तो ये जो बीच में जो बिंदु है वो बिंदु क्या है प्यारे बच्चों? वृत्त का केंद्र है। अब आप ही बताइए कि वृत्त में कितने केंद्र हो सकते हैं? कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बताएंगे कि एक वृत्त में एक ही केंद्र संभव है। ऐसा नहीं कि आप 2, 4, 5 केंद्र क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, क्योंकि किसी भी आकृति के बीच में तो केवल एक ही बिंदु आ सकता है। बीच में तो केवल कितने बिंदु आ सकते हैं? एक ही बिंदु आ सकता है। तो इसीलिए एक ही केंद्र संभव है। ये आप हमेशा क्या करें? याद रखें। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि किसी वृत्त में कितने केंद्र संभव हैं, यानी कि कितने केंद्र हो सकते हैं। तो आप बताएंगे कि एक वृत्त में केवल और केवल एक ही केंद्र जो है हो सकते हैं। एंड दूसरा एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। इस चीज़ों को मैं बहुत ही डिटेल से और बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ। देखिए, अगर ये कोई वृत्त है, अगर ये कोई क्या है? वृत्त है, तो इस वृत्त के केंद्र पर बनेंगे प्यारे बच्चों 360 डिग्री का कोण। कैसे? देखिए, ये आप मान लीजिए केंद्र है, तो इसके चारों तरफ जो कोण बनेगा प्यारे बच्चों वो 360 डिग्री का कोण बनेगा। मैं इस चीज़ को प्रूफ करके दिखाता हूँ। आप बताइए कि सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है? किसी सीधी रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है? तो आप सभी को प्यारे बच्चों पता होना चाहिए कि किसी भी सीधी रेखा पर जो है जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का कोण बनता है। जैसे कि इस तरह का कोण आपने क्या करा होगा? देखा होगा। एंड ये कोण होता है 180 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। और आप इस कोण को कहते हैं ऋजु कोण। इस कोण को क्या कहते हैं? ऋजु कोण।
तो रेजोकोन जो है वो सरल रेखा के एक तरफ ही बनती है, एक साइड ही बनती है, ठीक है। और ये जो है घुमावदार यहाँ पर जो अर्धवृत्त दिख रहा है, ये आपको आधा वृत्त के जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि अगर किसी बिंदु पर एक सरल रेखा खींचा जाए तो सरल रेखा के एक साइड 180 डिग्री का कोण बनता है। तो दोनों साइड मिलाकर के कितने डिग्री का बन जाएगा प्यारे बच्चों? देखिए यहाँ पर अगर इधर से भी हम बना दें तो इधर से भी बनेगा 180 डिग्री का, इधर से भी क्या बनेगा 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है 180 ऊपर और 180 नीचे, यानी कि 360 हो गया। यानी कि आप देख सकते हैं कि पूरा ये वृत्त कंप्लीट हो चुका है कि नहीं? तो बोलेंगे यस सर, ये तो वृत्त कंप्लीट हो चुका है। और वृत्त कंप्लीट होने के साथ साथ ये 360 डिग्री भी हो चुका है। तो यहाँ से आप इसी तरह याद रखें कि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण जो है बनता है। एक एक चीज़ बताऊँगा, डिटेल में बताऊँगा, छोटे से छोटे जानकारी को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। तो इसीलिए अंत तक जरूर क्लास में बने रहे, तब आपको 100% फ़ायदा मिल पाएगा। अब हम प्यारे बच्चों इस सब चीज़ों को जानने के बाद जानेंगे परिधि के बारे में कि परिधि क्या होता है, वो भी वृत्त के परिधि के बारे में जानेंगे। वृत्त का परिधि क्या है, इसके लिए देखिए आप इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वृत्त। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वृत्त का परिधि क्या है, जैसे कि केंद्र आपने बताया कि वृत्त के मध्य बिंदु को केंद्र कहते हैं, उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि वृत्त का जो है परिधि क्या होता है, परिधि किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे? ये प्यारे बच्चों देखिए वृत्त है, ठीक है। अब याद रखिएगा कि इसे आखिर परिधि किसे कहते हैं, वृत्त का परिधि किसे कहते हैं, क्या होता है वृत्त का परिधि। तो देखिए मेरे अगर अनुसार आप याद रखिएगा तो सीधा देखिए ये जो आपको रेखा दिख रहा है ना, इसे घुमा घुमा करके जो चारों साइड रेखा है, इसी रेखा को परिधि कहते हैं। ये वाला जो रेखा है ना भाई, ये रेखा जो है, इसी रेखा को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। अगर आप यहाँ से इसको क्या करते हैं, काट देते हैं, मान लीजिए यहाँ से इसको क्या कर दिए, काट दिए। ये मान लीजिए कि तार का बना हुआ था, किसका बना हुआ था? ये वृत्त तार का बना हुआ था, और इस तार को आपने क्या कर दिया, काट दिया। तो बताइए आप, काट देने के बाद आप इसको अगर सीधा कीजिएगा तो ऐसा होगा? बोलेंगे यस सर, ये तो ऐसा एक सीधा तार बन जाएगा। तो इस सीधा तार का जितना लंबाई होगा ना प्यारे बच्चों, वही कहलाएगा परिधि। जैसे कि मान लीजिए कि इसका कुल लंबाई अगर जो है ना 30 cm है, तो 30 cm है, तो इसका मतलब हुआ कि इस वृत्त का परिधि था 30 cm, क्योंकि परिधि को खोल करके ही हमने क्या किया है, यहाँ पर सीधा किया है। तो आपको ये दिख रहा है, ठीक है। तो अब एक दूसरे तरीका से, प्रोफेशनल तरीका से हम आपको वृत्त के परिधि को समझाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर बिंदु ए है, और बिंदु ए से जो है कोई व्यक्ति इधर की ओर चलना शुरू करता है। तो आप ही बताइए कि ए से चलना शुरू करेगा इधर की ओर, तो चलते 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 वो क्या होगा, एक बार जो है ए पर पहुंचेगा। तो ए पर पहुंचने में उसने एक चक्कर लगाया, ए पर पहुंचने में उसने क्या किया, एक चक्कर लगाया। तो एक चक्कर लगाने में उसको कुछ न कुछ दूरी तय करना पड़ा होगा, 20 फीट या 30 फीट या 20 मीटर या 30 मीटर या cm में भी दूरी हो सकता है। तो आप ही बताइए कि एक चक्कर लगाने में जो जितना दूरी चलना पड़ा, वो दूरी कहाँ पर चला, तो इसके चारों ओर चला। तो याद रखिएगा, किसी भी वृत्त के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जितना दूरी तय करना पड़ता है उसे ही कहते हैं वृत्त का परिधि। यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि किसी वृत्त के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जितना दूरी तय करना पड़ता है उस दूरी को वृत्त का परिधि कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए बिंदु से राम ने इधर की ओर चलना शुरू किया और फिर ए तक पहुंचा, यानी कि ए से चलना शुरू किया और ए तक पहुंचा, तो ये एक चक्कर लगाया। एक चक्कर लगाने में राम को 20 फीट चलना पड़ा। तो इसका मतलब है कि इस वृत्त का परिधि जो है वो 20 फीट है। और साधारण भाषा में तो हमने आपको बता ही दिया कि ये जो आपका दिख रहा है यही परिधि है। ये जो लाइन दिख रहा है गोलाकार लाइन, यही क्या है, परिधि है।
तो ये बातें आप क्या करें, हमेशा याद रखें कि परिधि क्या है और क्या होती है परिधि। परिधि के बारे में आपको पता होना चाहिए कि परिधि को जनरली हम सी से सूचित करते हैं। परिधि को किससे सूचित करते हैं, तो सी से सूचित करते हैं, ये आप क्या करें, ध्यान रखें। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या होगा, ये अगर देखा जाए तो यही क्या है प्यारे बच्चों, हमारा परिधि है। यही क्या है, परिधि है, यानी कि हम इसे सी से सूचित कर सकते हैं, यानी कि ये सी है। क्या है प्यारे बच्चों, सी है। तो परिधि समझा आपने। एंड अब हम बढ़ेंगे आगे। परिधि के बाद हम लोग समझने वाले हैं त्रिज्या। आपने वृत्त का केंद्र समझ लिया, वृत्त का परिधि समझ लिया, अब समझेंगे त्रिज्या। आप देखे थे कि वृत्त के मध्य बिंदु को हम वृत्त का क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। तो केंद्र को जनरली हम ओ से सूचित करेंगे और जो आपका परिधि है उसको सी से सूचित करेंगे। तो आइए अब जानते हैं त्रिज्या के बारे में कि आखिर त्रिज्या क्या होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, आप ये देख सकते हैं कि एक वृत्त है। इस वृत्त का कोई ना कोई क्या होगा प्यारे बच्चों, केंद्र होगा। कोई ना कोई क्या होगा, केंद्र होगा। तो केंद्र को हम ओ से क्या करते हैं, मान लीजिए सूचित करते हैं। और ये आपका परिधि है। ये जो आप घुमावदार जो है ना रेखा देख रहे हैं, गोलाकार रेखा देख रहे हैं, क्या है, परिधि है। और याद रखिएगा कि केंद्र से परिधि के दूरी को, केंद्र से परिधि के दूरी को हम कहते हैं त्रिज्या। हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, त्रिज्या। आप केंद्र से परिधि के किसी बिंदु तक जाइए सरल रेखा में, तो वही क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, त्रिज्या कहलाएगा। तो यहाँ पर ओ से ए तक का जो दूरी है, ओ से ए तक का जो दूरी है वही है प्यारे बच्चों त्रिज्या। वही क्या है, त्रिज्या है। ठीक है। एंड यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि केंद्र से परिधि तक के सरल रेखीय दूरी, भाई यहाँ पर याद रखिएगा कैसा दूरी, तो सरल रेखीय दूरी। कैसा दूरी प्यारे बच्चों, सरल रेखीय दूरी। सरल रेखीय दूरी का क्या मतलब है कि केंद्र से एकदम सीधी रेखा में होते हुए परिधि तक जाएंगे। ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे चल के जाएंगे तो ये वाला जो है ना त्रिज्या कहलाएगा। नहीं, ये कभी भी त्रिज्या नहीं कहलाएगा। ये वक्र रेखीय दूरी कभी भी त्रिज्या नहीं कहलाएगा। अगर आप केंद्र से परिधि तक एकदम सीधी रेखा में जाते हैं तो वही त्रिज्या कहलाएगा। ये आप क्या करें, याद रखें। तो आपने यहाँ पर समझा कि त्रिज्या क्या होता है। ठीक है। तो केंद्र से परिधि तक के सरल रेखीय दूरी के एकदम सीधी रेखा में आप जाते हैं तो इस सरल रेखीय दूरी को क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, हम त्रिज्या कहेंगे। एंड अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। एंड त्रिज्या से रिलेटेड दूसरा बात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है, वो तो हमने पहले सूचित कर दिया है। एंड दूसरा याद रखेंगे कि एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं हो सकती हैं। कितनी त्रिज्याएं, तो अनंत त्रिज्याएं हो सकती हैं। ये आप हमेशा और हमेशा याद रखें। आप बोलेंगे कि सर बताइए, दिखाइए कि कैसे अनंत त्रिज्याएं हो सकती हैं। देखिए कि एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं कैसे हो सकती है। आपने साइकिल देखा होगा, साइकिल में लगे हुए स्पोक देखा होगा, तो आपको पता होगा कि जितने भी स्पोक है वो सारे के सारे त्रिज्या ही आप कह सकते हैं। हम देखना चाहते हैं कि एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्यारा सा वृत्त बना लिया टेढ़ा मेढ़ा। अब इस वृत्त का कोई ना कोई प्यारे बच्चों केंद्र होगा, कोई ना कोई केंद्र होगा। अब हमने त्रिज्या किसे कहा है, तो हम सर त्रिज्या कहे हैं केंद्र से परिधि के दूरी को। तो ये रेखा मैंने खींचा, ये क्या है, जो हमने ग्रीन वाला लाइन यहाँ पर खींचा है, ये वाला ग्रीन लाइन, ये क्या है, तो सर ये त्रिज्या है। भैया अगर ये त्रिज्या है तो ये भी क्या होगा, त्रिज्या होगा। क्यों, क्योंकि ये भी केंद्र से परिधि तक जा रहा है। और ये भी त्रिज्या होगा, क्यों, क्योंकि ये भी केंद्र से परिधि तक एकदम सीधी रेखा में जा रहा है। तो आप इस तरह से अनंत रेखाएं खींच सकते हैं जो केंद्र से परिधि तक जाता हो। अनंत रेखाएं खींच सकते हैं जो केंद्र से कहाँ तक जाता हो, परिधि तक जाता हो। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है कि एक वृत्त में कितना त्रिज्या संभव है।
तो बोलेंगे एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं संभव हैं। आप देख भी सकते हैं कि कितना त्रिज्याएं हम क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप बताने की जो है कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपने क्या किया, देखा कि एक वृत्त में कितने त्रिज्याएं होते हैं, तो आप सीधा आंसर बताएंगे कि सर एक वृत्त में तो अनंत त्रिज्याएं होते हैं, हम जितना त्रिज्या चाहे उतना त्रिज्या क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। चलो प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं त्रिज्या से हम आगे एंड अब समझेंगे व्यास। आखिर व्यास क्या होता है। व्यास को समझने से पहले एक बात मेरा आप ध्यान समझिए, यहाँ पर आप त्रिज्या में त्रिज्या क्या है वो देख लीजिए एक बार आप। त्रिज्या क्या है, तो त्रिज्या जो है वो केंद्र से शुरू होती है एंड परिधि तक जाती है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला, देखिए ये जो आपका ये जो लाइन है ना, जिसको आप परिधि बोलते हैं, वही वृत्त भी कहलाता है। इसी को हम वृत्त कहते हैं। केंद्र और त्रिज्या ये सब तो वृत्त का अंग है, ठीक है। मेन वृत्त यही कहलाता है। तो हम अगर देखें ध्यान से तो त्रिज्या जो है वृत्त को एक ही बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिज्या जो है वृत्त को कितने बिंदु पर प्यारे बच्चों प्रतिच्छेद कर रही है, तो बोलेंगे सर मात्र और केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, जो है बिंदु ए। लेकिन प्यारे बच्चों याद रखिएगा, अब हम व्यास समझने वाले हैं और व्यास क्या होता है वो समझिएगा। देखिए आपको पता होना चाहिए कि व्यास आखिर कहते किसे हैं। तो याद रखिएगा कि परिधि पर स्थित किसी दो बिंदुओं को, क्या बोला इसने कि परिधि पर स्थित किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक सरल रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है उसे गुजरती है, उस रेखा को व्यास कहते हैं। उस रेखा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। इसको आप हमारे भाषा में समझिए। मान लीजिए प्यारे बच्चों कि ये क्या है, केंद्र है, ये आपका वृत्त है, समझ रहे हैं। जो यहाँ पर ब्लू आपको दिख रहा है, ब्लू कलर का जो गोलाकार घुमावदार जो आपको रेखा दिख रहा है, ये वृत्त है। और हम मान लेते हैं कि ये जो बिंदु है, अरे भैया एक मिनट रुक जाओ, यह जो आपका बिंदु है वो वृत्त का केंद्र है। बिंदु जो है वो क्या है आपका, ये जो बिंदु है मान लीजिए ये क्या है, बिंदु इस वृत्त का केंद्र है। यह बिंदु इस वृत्त का क्या है, केंद्र है। केंद्र को जनरली हम ओ से सूचित करते हैं। अब मान लिया हमने कि यहाँ पर एक बिंदु ए है और यहाँ पर एक बिंदु क्या है, बी है। ये बिंदु ए है मान लीजिए एंड ये बिंदु क्या है, बी है। अब आपने बिंदु ए और बी को मिलाया। आपने क्या किया, बिंदु ए और बी को क्या कर दिया प्यारे बच्चों, मिला दिया। तो बिंदु ए और बी को मिलाने से आपको रेखाखंड ए बी मिला और ए बी जो है वही प्यारे बच्चों व्यास है। वही क्या है, व्यास है। वही क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्यास किसे कहते हैं, परिभाषा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो वृत्त का दो बिंदु जो है उसको अगर आप मिलाते हैं और उससे जो रेखाखंड बनती है, और दूसरा शर्त है कि वह रेखाखंड केंद्र से होकर गुजरना चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। आप एक बार यहाँ से भी मैच कर लीजिए। क्या लिखा है कि परिधि पर स्थित किसी दो बिंदुओं को, तो यहाँ पर हमने परिधि पर एक बिंदु ए ले लिया और दूसरा बिंदु बी ले लिया, मिलाने वाली एक सरल रेखा, हमने ए और बी को मिला दिया तो ए बी यानी कि ए से बी एक सरल रेखा बना। अब उस सरल रेखा का शर्त भी है कि वो केंद्र से होकर गुजरती है। तो देख सकते हैं ये सरल रेखा जो है केंद्र से होकर भी क्या कर रही है प्यारे बच्चों, गुजर रही है, ठीक है। और अगर वो केंद्र से होकर गुजर रही है तो उसे ही हम क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। उस रेखा को ही क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। व्यास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो अब आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। आप व्यास को ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो व्यास का दूसरा परिभाषा भी लिख सकते हैं, मैं बोल देता हूँ। व्यास का दूसरा परिभाषा इस तरह से हो सकता है कि वह रेखाखंड जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता हो तथा केंद्र होकर गुजरता हो उसे व्यास कहते हैं। एक बार और, वह रेखाखंड जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता हो तथा केंद्र होकर गुजरता हो उसे व्यास कहते हैं। और ये
आपने देखा कि व्यास में 2 गुण होना चाहिए। पहला गुण तो प्यारे बच्चों की वो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करना चाहिए, वृत्त को 2 बिंदुओं पर जो है प्रतिच्छेद करना चाहिए या फिर 2 बिंदुओं पर मिलना चाहिए। और दूसरा ये कि वो केंद्र होकर गुजरना चाहिए। तो ऐसा रेखाखंड जो वृत्त को 2 बिंदु पर छू रहा हो या प्रतिच्छेद कर रहा हो आप बोल सकते हैं, और केंद्र होकर गुजर रहा हो तो उसे व्यास कहेंगे। क्या हम ये जो रेखा यहाँ पर खींच रहे हैं CD, क्या CD व्यास है? सर CD व्यास है कि नहीं है, इसके लिए हम 2 गुण उसमें चेक करेंगे। पहला गुण तो चेक करेंगे कि क्या वह वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है कि नहीं। तो ये चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर जो CD रेखा है सर, वो वृत्त को एक तो C बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है और दूसरा D बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। बिल्कुल ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि यह रेखाखंड CD जो है वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि यह वाला गुण है इसमें। अब दूसरा गुण चेक करते हैं कि क्या यह रेखाखंड केंद्र होकर गुजरती है, तो वो एकदम नहीं गुजरती है। ये रेखाखंड केंद्र से दूर है, देख सकते हैं कि केंद्र से क्या है, ये दूर है और केंद्र होकर नहीं गुजर रही है। तो इसका मतलब है कि इसे हम व्यास नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें एक गुण तो है लेकिन दूसरा गुण जो वृत्त के केंद्र होकर के गुजरने वाली है वो नहीं है। तो यहाँ से आप सीधा सीधा बात याद रखें कि व्यास हम उसे ही कहेंगे जो केंद्र होकर गुजरे तथा वह जो है वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद भी जो है करना चाहिए। अब याद रखेंगे कि व्यास को D से सूचित किया जाता है, बड़ा D या छोटा D। आप D से क्या कर सकते हैं, सूचित कर सकते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो व्यास जो है वो B से लेकर के पूरा A तक फैला होगा। B से क्या होगा, A तक होगा, यानी कि ये पूरा व्यास है। ये क्या है, पूरा व्यास है। अगर आप व्यास को ध्यान से देखिएगा तो इससे एक चीज़ निकल के आएगी। अगर मैं प्यारे बच्चों O से लेकर केवल B तक बात करूँ तो आप क्या बोलेंगे, सर O से B जो है ना केंद्र से परिधि जा रहे हैं हम लोग, तो केंद्र से परिधि है तो इसका मतलब है कि इसको हम त्रिज्या बोल सकते हैं। एंड इधर O से A के बारे में बात कीजिएगा तो ये भी केंद्र से क्या जा रहा है, परिधि जा रहा है, यानी कि ये भी क्या होगा, त्रिज्या होगा। तो हमें यहाँ पर देखने को मिला कि एक व्यास में 2 त्रिज्या होते हैं। क्या देखने को मिला, एक व्यास में कितने त्रिज्या होते हैं, 2 त्रिज्या होते हैं। एंड इसी से हम लोग आगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको क्या करने वाले हैं, देने वाले हैं। तो एक वृत्त में एक व्यास में 2 त्रिज्या होते हैं, ये आप याद रखें। हमने लिख भी दिया है कि व्यास को D से सूचित किया जाता है। एंड दूसरा हमने लिख दिया है कि व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। बिल्कुल सही, व्यास जो है त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है। अगर ये त्रिज्या 5 cm का है, ये भी 5 cm का है, तो व्यास प्यारे बच्चों 10 cm का होगा, क्योंकि दोनों को मिला के व्यास बन रहा है। दोनों को मिला के क्या बन रहा है, व्यास बन रहा है। इसके बाद आप अगला एक और चीज़ याद रखिएगा कि एक वृत्त में अनंत व्यास हो सकते हैं। एंड इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार जो है पूछे जा चुके हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि कैसे एक वृत्त में अनंत व्यास जो है हो सकते हैं। तो चलिए हम यह जानेंगे कि एक वृत्त में कैसे अनंत व्यास हो सकते हैं। इसके लिए प्यारे बच्चों मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक प्यारा सा अच्छा वाला व्यास बनाने का पहले वृत्त बनाता हूँ। अच्छा वाला क्या करते हैं हम, पहले यहाँ पर वृत्त बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये मैंने यहाँ पर क्या कर लिया प्यारे बच्चों, वृत्त बना लिया। एंड इसी वृत्त में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक वृत्त में जो है अनंत त्रिज्याएँ जो है हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग अब मिलजुल करके देखते हैं कि आखिर इस वृत्त में कैसे अनंत त्रिज्याएँ होगा। तो देखिए ये वृत्त है, तो वृत्त का मान लेते हैं कि ये केंद्र है। ये क्या मान लिया हमने, ये केंद्र है। तो अब हम व्यास कहते किसे हैं, तो वैसा सरल रेखा या वैसा रेखाखंड जो वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तथा केंद्र होकर के गुजरे, तो उसे व्यास कहेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर आप बताइए
कि ये जो रेखा हमने खींचा क्या यह व्यास है, तो बोलेंगे यस सर, ये तो 100% क्या है, व्यास है। ये जो रेखा मैं खींच रहा हूँ ये 100% क्या है प्यारे बच्चों, व्यास है। क्यों? क्योंकि ये वृत्त को एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तथा केंद्र होकर के भी क्या हो रहा है, गुजर रहा है। लेकिन आप बताइए कि क्या मैं इसे व्यास कहूँगा? नहीं, इसे व्यास नहीं कहूँगा, क्योंकि ये दो बिंदु पर प्रतिच्छेद तो कर रहा है लेकिन केंद्र होकर के नहीं गुजर रहा है। लेकिन याद रखिएगा, इसे हम व्यास नहीं कहेंगे तो इसे कहेंगे क्या, वो आगे मैं आपको क्या करूँगा, बताऊँगा। हम जानेंगे कि जो रेखाखंड वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता हो तथा केंद्र होकर न गुजरता हो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे जीवा। तो आप धैर्य रखिए, जीवा के बारे में और डिटेल जानकारी हम आपको आगे देंगे। अब इधर बताइए, आप हम लोग जानना चाह रहे थे कि एक वृत्त में जो है कैसे अनंत व्यास होते हैं। एक वृत्त में, एक मिनट, एक वृत्त में जो है कैसे अनंत व्यास होते हैं वो हम लोग जानना चाह रहे थे। तो देखिएगा, ये एक हमने क्या किया, व्यास खींचा। अब बताइए कि ये रेखा जो मैं खींच रहा हूँ क्या यह व्यास है? एक मिनट, सीधा होना चाहिए, सीधा में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, सीधा होने में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। आप बताइए कि ये रेखाखंड जो मैं खींच रहा हूँ क्या ये व्यास है? तो बोलेंगे यस सर, ये भी व्यास है, क्योंकि ये भी वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है और केंद्र होकर गुजर रहा है, तो इसे भी क्या कहेंगे, हम व्यास कहेंगे। इसका मतलब तो प्यारे बच्चों ये भी क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा, क्योंकि ये भी दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है और केंद्र होकर गुजर रहा है। और इस तरह के आप अनंत रेखाएं क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एक वृत्त में अनंत व्यास हो सकते हैं। एक वृत्त में कितने व्यास हो सकते हैं, अनंत व्यास हो सकते हैं। ये आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आपको पीडीएफ इसका मिलेगा तो आप इसका या तो प्रिंट आउट करवा लीजिए या फिर कॉपी में आप ये सारा नोट्स तैयार कर लीजिए, ताकि बार बार आप क्या कर सके, उसका रिवीजन प्रैक्टिस वगैरह कर सके। चलिए जानते हैं। तो हम व्यास से संबंधित आप इतना ही जानकारी अभी क्या करें, याद रखें। एंड यही 100% से बाहर कुछ भी आपके एग्जाम में व्यास से रिलेटेड नहीं पूछेगा। हम जानेंगे आगे त्रिज्या और व्यास में संबंध, क्योंकि हमने त्रिज्या पढ़ लिया है और व्यास पढ़ लिया है, दोनों चीज़ पढ़ाई कर लिए हैं। तो अब त्रिज्या और व्यास में क्या करेंगे, हम लोग संबंध पढ़ेंगे। देखिएगा त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है। अभी जस्ट मैं आपको बताया था कि अगर ये वृत्त का क्या है, मान लीजिए केंद्र है, ये हमने क्या कर लिया, वृत्त का एक बना लिया केंद्र। ठीक है, हल्का बड़ा बनाते हैं ताकि आपको बड़े स्तर पर देखने को मिले। अगर ये वृत्त का क्या है प्यारे बच्चों, केंद्र है, तो आप बताइए कि ये रेखा क्या होगा, जो रेखा मैं लाल कलर से अभी क्या कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ। तो बोलेंगे सर ये लाल कलर से जो आपने रेखा खींचा है ना, वह केंद्र होकर गुजर रहा है तथा वृत्त को बिंदु ए यानी कि यहाँ पर और दूसरा बिंदु बी यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। यानी कि वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है और केंद्र होकर गुजर रहा है, तो इसका मतलब ये व्यास है। इसका मतलब ये क्या है सर, व्यास है। तो ये जो पूरा हम देख रहे हैं ये है व्यास, यहाँ से लेकर के पूरे यहाँ तक क्या है, व्यास है। लेकिन प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं, ये मान लीजिए कि केंद्र है, ये क्या है, केंद्र है, केंद्र को ओ से सूचित करते हैं। तो आप बताइए कि अगर मैं पूछूं कि ओ से बी को आप क्या कहिएगा, यानी कि ओ से बी क्या है, ओ से बी को आप क्या कहिएगा, तो क्या बोलेंगे आप, बोलेंगे सर कि ओ से बी जो है, ओ से बी जो है वो केंद्र से परिधि है, तो इसको हम त्रिज्या बोलेंगे। ओ से बी क्या है, केंद्र से परिधि है, जैसे क्या बोलेंगे, हम त्रिज्या बोलेंगे। और अगर मैं इस वाले रेखा के बारे में पूछूं कि बताइए कि ओ से ए क्या है, तो सर ये भी केंद्र से परिधि है, तो ये भी रेखा यानी कि क्या होगा, ये भी सर त्रिज्या होगा, ये भी क्या होगा, त्रिज्या होगा। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि एक व्यास में दो दो त्रिज्या हैं, बिल्कुल सही।
इसका मतलब तो यह हुआ कि जो त्रिज्या है वो व्यास का आधा होता है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। दोनों ही भाषा में आप बोल सकते हैं। पहला तो ये बोल सकते हैं कि त्रिज्या व्यास का आधा होता है, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला? यहाँ पर आपको प्यारे बच्चों देखने को मिला कि एक व्यास में 2 त्रिज्या होते हैं। एक व्यास बराबर कितना त्रिज्या देख सकते हैं, एक व्यास बराबर 2 त्रिज्या। तो एक व्यास में 2 त्रिज्या होते हैं। यह चीज़ आपको यहाँ क्या हुआ देखने को मिला। एक व्यास में 2 त्रिज्या होते हैं, यानी कि d बराबर 2r एक सूत्र बन गया आपके लिए। d बराबर 2r एक क्या बन गया? सूत्र बन गया आपके लिए। एंड अगर आप प्यारे बच्चों क्या करते हैं कि इसमें r का सूत्र निकालना चाहते हैं, या फिर सीधा देखिए आप देख सकते हैं कि त्रिज्या जो है वो व्यास का आधी है। व्यास की क्या है? आधी है। यानी कि हम त्रिज्या को व्यास का आधी बोल सकते हैं। यानी कि त्रिज्या निकालने के लिए आपको d यानी कि व्यास को 2 से भाग देना होगा। त्रिज्या निकालने के लिए व्यास को क्या करना होगा? 2 से भाग देना होगा। और यही आप ये दोनों सूत्र क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। एक तो ये है d बराबर 2r एंड एक है r बराबर d/2, क्योंकि हमने बोला है कि त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। त्रिज्या व्यास का आधा होता है, ये भी आप बोल सकते हैं। त्रिज्या व्यास की जो है आधी होती है, यानी कि त्रिज्या निकालने के लिए व्यास को 2 से भाग देना होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ का आधा निकालने के लिए उसको 2 से क्या करना पड़ता है प्यारे बच्चों? भाग देना होता है। तो यहाँ पर अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू अगर बात करें तो अगर प्यारे बच्चों त्रिज्या होगा व्यास होगा 10 cm का, तो त्रिज्या इसका जस्ट आधा यानी कि 5 cm और 5 cm का होगा। कोई दिक्कत? ये आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। तो d बराबर 2r या r बराबर d/2, ये दोनों बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब इस सूत्र का सर प्रयोग कहाँ करेंगे? ये जो 2 सूत्र आप बताए हैं d बराबर r/2 d बराबर 2r और r बराबर d/2, ये कहाँ प्रयोग करेंगे? तो आप उस स्थान पर प्रयोग करेंगे जहाँ पर मान लीजिए कि आपको त्रिज्या दे दिया गया हो आपको 7 cm। ठीक है, तो आपसे व्यास पूछा जाएगा कि बताइए व्यास कितना है। ये डायरेक्ट ना पूछ करके कई बार क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा। मान लीजिए कि क्वेश्चन में त्रिज्या दिया है और व्यास का ज़रूरत है, तो त्रिज्या के मदद से हम व्यास निकाल लेंगे। और अगर मान लीजिए कि व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या निकालना है, तो उसके मदद से हम क्या करेंगे? हम ये निकाल लेंगे, मतलब व्यास दिया तो त्रिज्या निकाल लेंगे। यहाँ पर हमें व्यास निकालना है, तो व्यास बराबर सूत्र होता है, यानी कि d बराबर सूत्र होता है 2r। तो d बराबर सूत्र अगर 2r होता है तो यहाँ पर आपको d का मान कितना मिल जाएगा? 2 गुने r, और r का मान क्वेश्चन में 7 दिया हुआ था। ये आप इसे क्वेश्चन बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए? क्वेश्चन बोल दीजिए। तो यहाँ पर d का मान डायरेक्ट आपको क्या मिल गया? d का मान डायरेक्ट 7 दूना कितना मिल गया आपको? 14 cm क्या होगा? मिल जाएगा। तो ये क्या होगा? आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से बातों को समझ सकते हैं। और अगर इसी तरह से सर आपको अगर d दे दिया जाए और त्रिज्या पूछा जाए तो d को क्या कर दीजिएगा? 2 से भाग दे दीजिएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं d का मान 10 है और त्रिज्या मैं पूछूंगा तो 10/2 कर दीजिएगा, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यही काम है ये वाला जो सूत्र 2 हम आपको बताए हैं उसका। ठीक है, त्रिज्या व्यास का आधा होता है, वो सब वगैरह तो आप लोगों ने क्या कर लिया? समझ ही लिया। अब बढ़ते हैं आगे और अगले चीज़ों को क्या करेंगे? हम जानेंगे, जो है वृत्त की जीवा। हम लोग अभी तक वृत्त का केंद्र, वृत्त का परिधि, वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का व्यास और त्रिज्या और व्यास में संबंध, इतना चीज़ पढ़ाई कर चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं वृत्त की जीवा के बारे में। किसके बारे में? तो वृत्त की जीवा के बारे में। अभी जस्ट मैं आपको बता रहा था कि अगर ये वृत्त है तो ये वृत्त का क्या होगा प्यारे बच्चों? केंद्र होगा। ये वृत्त का क्या होगा? केंद्र होगा। और आप सभी अभी देख चुके हैं कि
अगर ये केंद्र है तो अगर कोई रेखाखंड जो वृत्त को दो बिंदु पर छू रहा है और केंद्र होकर गुजर रहा है तो इसे तो व्यास कहेंगे। लेकिन मैं अभी बोल रहा था ऐसे एक रेखा खींच करके, ये मैंने रेखा खींचा था जो वृत्त को दो बिंदु पर तो छू रहा है लेकिन केंद्र होकर नहीं गुजर रहा है, तो सर इस रेखा को क्या कहेंगे? तो सर इसी रेखा को हम कहेंगे जीवा। इसी रेखा को क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। जीवा का साधारण परिभाषा आप हमसे याद रख लीजिए, वह रेखाखंड जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता हो तथा केंद्र होकर न गुजरता हो उसे जीवा कहते हैं। देखिए कितना सिंपल परिभाषा है, ठीक है। वह रेखाखंड जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता हो तथा केंद्र होकर न गुजरता हो उसे जीवा कहते हैं। यहाँ भी हमने परिभाषा क्या किया है? लिख दिया है। क्या लिखा है परिभाषा? ये यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड रूप में हमने लिखा है। क्या लिखा है? वह रेखाखंड जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं तथा केंद्र से होकर नहीं गुजरती हैं उसे चापकर्ण या जीवा, और इसको इंग्लिश में कॉर्ड जो है कहते हैं। तो दूसरा यहाँ पर पता चला मुझे कि भाई जीवा का दूसरा नाम चापकर्ण भी है। ये चाप आपको आगे क्या होगा समझने को मिलेगा, ठीक है। तो जीवा जो है वो चापकर्ण के नाम से भी जाना जाता है, इसका दूसरा नाम चापकर्ण है या इंग्लिश में इसको कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि जीवा किसे कहते हैं। कितना आसान और कितना सिंपल परिभाषा मैंने आप लोगों को क्या किया? बताया है। तो इस तरह से देख लीजिए, अगर ये केंद्र है तो वह रेखाखंड जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता हो तथा केंद्र होकर न गुजरता हो उसे क्या कहेंगे सर? जीवा कहेंगे। तो यहाँ पर रेखाखंड ए बी जो है, यहाँ पर ए बी जो है प्यारे बच्चों वो क्या है? वही जीवा है। ए बी क्या है? जीवा है। ये समझ में आया कि जीवा किसे कहते हैं। अगर यही जीवा केंद्र होकर के गुजरेगी तो उसे व्यास कहेंगे। अगर जीवा केंद्र होकर गुजरेगी तो उसे क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। इसका पहला पॉइंट याद रखिएगा कि एक वृत्त में अनंत जीवा हो सकते हैं। कैसे सर जी दिखा दीजिए वो भी मुझे, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि कैसे एक वृत्त में अनंत जीवाएँ जो है हो सकते हैं। तो देखिएगा कि कैसे एक वृत्त में अनंत जीवाएँ हो सकते हैं। इसके लिए मैं एक प्यारा सा नन्हा सा छोटा सा क्या करता हूँ, वृत्त लेता हूँ और उस वृत्त में मैं आप लोगों को पूरा बताऊँगा कि कैसे एक वृत्त में जो है अनंत जीवाएँ जो है खींचा जा सकता है। तो ज़रा ध्यान लगाइएगा आप लोग भी और समझने सीखने का क्या कीजिएगा, कोशिश प्रयास वगैरह कीजिएगा। तो चलिए अब हम देखना शुरू करते हैं कि कैसे किस तरह से एक वृत्त में अनंत जीवाएँ हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल एक मिनट। चलिए तो देखते हैं कि क्या होता है, एक वृत्त में कैसे अनंत जीवाएँ हो सकते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि इस वृत्त का केंद्र है ये क्या है? इस वृत्त का केंद्र है। तो अब हम जीवा खींचना क्या करते हैं? शुरू करते हैं। आप बताइए कि ये जो रेखा मैं खींच रहा हूँ क्या ये जीवा है? बोलेंगे यस बिल्कुल ये जीवा है। एंड जीवा को ही केंद्र कहेंगे कब? जब वो जीवा को ही व्यास कहेंगे कब? जब वो केंद्र होकर के गुजरेगा। अब बताइए वो जीवा है तो ये क्या है? ये भी क्या है सर? जीवा है। ये भी क्या है? जीवा है। ये भी क्या है? जीवा है। और इस तरह से आप एक वृत्त में अनंत जीवाएँ जो हैं वो खींच सकते हैं। अनंत जीवाएँ जो हैं वो क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। ये जो मैंने खींचा ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, लेकिन ये व्यास भी कहलाएगा। ये जीवा है लेकिन यह जो है प्यारे बच्चों व्यास भी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये केंद्र होकर भी गुजर रहा है तो ये क्या कहलाएगा? व्यास भी कहलाएगा। एंड यहाँ पर अगर ऊपर खींचने की मैं कोशिश करूँ तो ये भी क्या होगा प्यारे बच्चों? जीवा होगा।
एंड इस तरह से आप अनंत जीवा जो है एक ही वृत्त में क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। और जीवा से रिलेटेड और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा, बस धैर्य रखिए। एंड आपका काम है बस आराम से क्या कीजिए, ईयरफोन कान में लगा लीजिए और क्या करना है, पूरा अपना नज़र जो है स्क्रीन पर जमा दीजिए और देखिए फिर कमाल कैसे आप सब चीज़ सीख जाते हैं। तो ये सारा का सारा मैंने क्या खींचा प्यार बच्चों, जीवा खींचा। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि एक वृत्त में अनंत जीवा हो सकते हैं। अब कुछ बच्चे होंगे कहेंगे सर इसमें तो आपने 10-15 ही जीवा खींचा है, तो क्या एक वृत्त में 10-15 ही हो सकते हैं? नहीं प्यार बच्चों, ये 10-15 मत बोलिए आप। इस तरह के अनंत जीवा जो है एक ही वृत्त में खींच सकते हैं, क्योंकि गणित में एक बिंदु के बराबर भी जगह जो है अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। दूसरा बात है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और पूछा भी गया था आपके एग्जाम में कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, व्यास जो है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। ये देख सकते हैं, ये वाला जो है अगर ए बी आप देख पा रहे हैं तो ये व्यास भी है। ये क्या है? व्यास भी है। एंड व्यास जो है सबसे बड़ी जीवा होती है। इसका मतलब है कि केंद्र से दूर जाने पर जीवा की लंबाई घटती है। कैसे? सो देखिए प्यारे बच्चों, इसने कहा कि व्यास सबसे बड़ी जीवा है। बिल्कुल आपको दिख भी रहा होगा फिगर में, आपको फिगर में दिख भी रहा होगा। ये वाला प्यारे बच्चों व्यास है। एंड इससे जितना आप दूर जाइएगा, केंद्र से जितना भी आप दूर जाइएगा, तो देख सकते हैं कि जीवा का लंबाई क्या है, घटते जा रहा है। कैसे घटते जा रहा है वो देखिए आप। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सबसे बड़ा जीवा व्यास है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, और छोटा उससे भी छोटा, उससे भी छोटा, और सबसे छोटा ये नीचे वाला आपको दिख रहा है। यानी कि जैसे जैसे आप केंद्र से दूर जाएंगे तो जीवा का लंबाई जो है वो घटता जाता है। केंद्र से दूर जाने पर प्यारे बच्चों जीवा का लंबाई क्या होता है, घटता जाता है। ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, जो हमने आपको साफ साफ भाषाओं में क्या किया है, बताने का कोशिश किया है। ठीक है, ये चाहते हैं मिट जाओ। अरे भैया एक मिनट रुक जाओ। तो आपने देखा जीवा से संबंधित सारे के सारे चीज़ों को। अब आप जो है आगे बढ़ जाएंगे। एंड ये 3 पॉइंट, पहला एक वृत्त में अनंत जीवा हो सकते हैं, दूसरा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, और तीसरा केंद्र से दूर जाने पर जीवा की लंबाई घटती है। ये कभी भी ना भूलें, इसको हमेशा याद रखें। चलो, जीवा के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों चाप। चाप समझना बहुत ही आसान है। चाप समझना बहुत ही क्या प्यारे बच्चों, आसान है। देखिएगा चाप क्या होता है। अगर ये जो आपको फिगर दिख रहा है इसे आप क्या बोलेंगे, इसे वृत्त बोलेंगे। और ये वृत्त के साथ साथ यही जो चारों साइड रेखा जो मूव कर रही है, यही रेखा परिधि भी कहलाती है। यही रेखा क्या कहलाती है, यही रेखा क्या कहलाती है, परिधि भी कहलाती है। तो परिधि का ही अंश होता है चाप। ये पूरा जो है परिधि है, लेकिन आप क्या कीजिए, परिधि का एक छोटा सा टुकड़ा काट लीजिए। परिधि का एक छोटा सा टुकड़ा क्या कर लीजिए, काट लीजिए। ए से बी तक मान लिया आपने काट लिया, तो यही टुकड़ा कहलाएगा चाप। यही क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, लिखे भी हम कि वृत्त की परिधि के किसी छोटे भाग को चाप कहते हैं, या छोटे टुकड़ा को चाप कहते हैं। तो पूरा को तो प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं परिधि, लेकिन आप परिधि का कोई छोटा टुकड़ा आप काट लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ए से बी तक मैंने क्या कर लिया, काट लिया। ऊपर काटिए, नीचे काटिए, कहीं भी काटिए, तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ जो है ये टुकड़ा जो है, एक मिनट, ये टुकड़ा जो है प्यारे बच्चों, ये वाला छोटा टुकड़ा जो आपने ए से बी तक काटा है, यही चाप है। सिंपल है, बहुत साधारण भाषा में मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस फिगर में ए बी क्या है, तो ए बी है प्यारे बच्चों चाप। इस फिगर में ए बी क्या है, चाप है। कुछ समझ में आया? तो बस सिंपल है, चाप तो कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं चाप से संबंधित और आपको बताना चाहता हूँ। अभी चाप कर्ण के बारे में बात चल रही थी। आप बताइए कि अगर ए से बी को हम मिला देते हैं,
ए से बी को मिला देते हैं तो ये क्या बना सर, जीवा बना। ये यही तो जीवा है, यही तो क्या है, जीवा है। और अगर मैं ये जीवा खींच दूंगा और यहाँ जीवा होते हुए अगर काट दूंगा तो ये इतना जो बड़ा भाग है वो वृत्तखंड कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, वृत्तखंड कहलाएगा। तो आपने यहाँ पर जीवा समझा और जीवा को हम चाप कर्ण बोले थे। इसका क्या मतलब है, देख सकते हैं कि चाप का ये कर्ण है, ठीक है। और चाप अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो ये देखिए आप लोग माताएं बहनें लड़कियों को जो बाल को जो है बाल में लगाते हुए देखा होगा, वो भी चाप कहलाता है। और सर ये भी चाप है, वो भी चाप गणित के फॉर्मूला से ही बनाया गया है। आप याद रखिएगा, कभी भी जो चाप होगा वो हल्का ऐसे कर्व जरूर होगा, पूरा सीधा चाप नहीं होता, कभी भी पूरा सीधा चाप नहीं होता है। वो हल्का ऐसे कभी ना कभी जरूर जो है कर्व होगा, यानी कि हल्का मुड़ा होगा। तो आप देख सकते हैं कि ए से बी जो भाग है वो भी तो क्या है, मुड़ा हुआ है। तो माताएं बहनों का जो चाप होता है वो भी गणित के कंसेप्ट से ही बनाया गया है। आप समझ सकते हैं किसी इंजीनियर ने ही क्या किया होगा, बनाया होगा। और उनके चाप का टेढ़ा होने का कारण होता है ताकि देखिए ये चाप होता है उनका, ठीक है। और इसमें एक इस तरह का जो है ना मतलब कह सकते हैं कि लोहा लगा होता है या फिर जो भी है लगा होता है। तो इससे क्या होता है कि इस वाले स्थान में उनका पूरा बाल आ पाता है, लेकिन अगर पूरा सीधा होगा ना तो बाल फिर उसमें नहीं अट पाएगा। इसी कारणों से, मतलब अब मैं क्या पढ़ा रहा हूँ वो तो जानते ही आप लोग, ठीक है। मैं वो उदाहरण इसीलिए दे दिया ताकि आप ज़िंदगी में कभी चाप को ना भूलें। अब हम प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे चाप से आगे, और हम एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ने वाले हैं। एक जो चीज़ है वो क्या है, संकेंद्रीय वृत्त है। तो संकेंद्रीय वृत्त क्या करने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं, जानेंगे कि संकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं। देखिए संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त यानी कि वैसा वृत्त जिसका केंद्र संग संग हो, या सीधा आप सरल और आसान भाषाओं में बोल सकते हैं कि वे दो या दो से अधिक वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो उसे संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। भाई बिल्कुल सिंपल से आपको समझ में आएगा। देखिए, दो वृत्त हो या दो से अधिक वृत्त हो, लेकिन उसका केंद्र अगर एक ही है तो उसे बोलेंगे संकेंद्रीय। जैसे ये है बड़ा वाला वृत्त, ये है छोटा वाला वृत्त, लेकिन इस दोनों वृत्त का केंद्र एक ही है। मान लीजिए कि ये वाला क्या है, केंद्र है इस दोनों का, तो दोनों वृत्त का केंद्र क्या है, एक ही है। तो कुछ समझ में आया। तो वैसा दो हो या दो से अधिक भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हमने लिख भी दिया है कि वे दो या दो से अधिक वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो उसे संकेंद्रीय बोलते हैं, यानी कि एक ही केंद्र वाला वृत्त बोलते हैं। यहाँ पर वृत्त तो दो है लेकिन दोनों का केंद्र एक ही है। तो संकेंद्रीय वृत्त आप समझ सकते हैं कि क्या होता है। अगर देखा जाए तो छोटे वाले वृत्त का जो त्रिज्या है वो ये कहलाएगा। ये है छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या, जिसको छोटा आर क्या करेंगे, बोलेंगे। और इसमें आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से क्या है, अगर बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या देखें तो ये है बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या, और इसे बड़ा आर कहेंगे। क्या कहेंगे, बड़ा आर कहेंगे, ठीक है। इस तरह से, और जनरली दो संकेंद्रीय वृत्त से रिलेटेड ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तीन संकेंद्रीय वृत्त वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पर घबराने उड़ाने की कोई भी जो है ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। संकेंद्रीय संकेंद्रीय वृत्त के बारे में हमने जाना, अब बढ़ते हैं आगे। संकेंद्रीय वृत्त के बाद हम आगे की चीज़ों को जानेंगे। तो संकेंद्रीय वृत्त हम आशा करते हैं कि आप लोग जो है समझे होंगे। हम बढ़ेंगे आगे और एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल चीज़ जो है ना, वृत्त से संबंधित पढ़ने वाले हैं। किससे संबंधित पढ़ने वाले हैं, वृत्त से संबंधित एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जो ज्ञानी लोग होते हैं
वो हमेशा कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा कुछ न कुछ खोजबीन करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? खोजबीन करते रहते हैं। और वो कभी बैठते नहीं हैं, कुछ न कुछ प्रैक्टिकल, कुछ न कुछ प्रयोग, कुछ न कुछ वो जो है मतलब क्रिया करते ही रहते हैं एंड नया नया चीज़ खोजने की कोशिश करते रहते हैं। तो यही मतलब एक ज्ञानी लोगों का और एक विद्वान लोगों का पहचान होता है। अगर कोई भी चीज़ वो देखते हैं तो उसका कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे आप लोग भी अपने आसपास अपने जो है वातावरण में कई सारे घटनाएं देखते हैं, लेकिन उसके कारण पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन देखिए, आपने भी देखा होगा आज से, अब तो आप लोग पढ़ाई कर चुके होंगे 9th में, लेकिन आप 8 क्लास से पहले आपने कई बार जो है देखा होगा कि जो है ना सेब या फिर कोई भी फल पेड़ से जब टूटती है तो वो पृथ्वी की ओर जाके पृथ्वी पर गिरती है। लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा क्यों गिरता है, नहीं गिरता है। ये जो फल टूटा तो वहीं पे लटका क्यों नहीं रह गया, या फिर ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों आया? क्या ये सब बात आप 8 क्लास से पहले सोचते थे? नहीं सोचते थे। तो यही साधारण लोगों का मतलब गुण है। लेकिन जो विद्वान होते हैं वो किसी भी घटना को देखते तो उसके कारण तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। और इसी तरह से न्यूटन बाबा ने क्या करा था आपको पता है? न्यूटन बाबा ने जब देखा कि सेब पेड़ से गिरा तो वो पृथ्वी टूटा तो पृथ्वी की ओर आया, तो उन्होंने बस उसका कारण सोचना शुरू कर दिया कि क्या कारण है कि आखिर पेड़ जो टूटा वो पृथ्वी की ओर क्यों आया, दूसरे ऊपर क्यों नहीं गया, वहाँ पर ही लटका क्यों नहीं गया। तो ये होता है एक ज्ञानी और एक विद्वान लोगों का पहचान। तो इसी क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में प्यारे बच्चों, एक विद्वान थे, उनका नाम मतलब वो क्लियर नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने क्या किया। गणित के एक बहुत बड़े विद्वान ने क्या किया, बहुत वृत्त बनाया अपने आंगन में। मान लीजिए कि छोटा बड़ा साइज का बहुत सारा क्या कर लिया उसने, वृत्त बना लिया। छोटा बड़ा साइज का बहुत जो है 25-30 कह लीजिए, 40 कह लीजिए, बहुत ज़्यादा वृत्त क्या कर लिया उसने बना लिया। एंड वृत्त बनाने के बाद उन्होंने क्या किया पता है? वो क्या करते हैं सो देखिएगा। यहाँ पर मैं ये जो लाइन नोट लिखा है ना उसको समझाऊंगा, लेकिन उसको समझने से पहले जो मैं प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ उस प्रैक्टिकल को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो एक विद्वान थे जिन्होंने अपने आंगन में बहुत ही छोटा बड़ा क्या कर लिया, वृत्त बना लिया। और वृत्त बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, सभी वृत्त का व्यास भी खींच दिया। सभी वृत्त का क्या खींच दिया, व्यास भी खींच दिया। सभी वृत्त का व्यास भी खींच दिया। वो किसी भी साइज का हो उसे कोई मतलब जो है नहीं है, लेकिन सभी वृत्त का उस विद्वान साहब ने क्या कर दिया, व्यास खींच दिया। और व्यास खींचने के बाद क्या किया सो पता है? उन्होंने सभी वृत्त के परिधि को मापा। ये जो परिधि है ना, इसको ऐसे फीता भिरा के माप सकते हैं कि नहीं? यहाँ पर ऐसे क्या करेंगे, घुमाते हुए फीता भिरा के माप सकते हैं। तो उसने क्या किया, सभी वृत्त के परिधि को मापा और उसके व्यास को मापा। सभी वृत्त के परिधि को मापा और उसने क्या किया, व्यास को मापा। और वो हमेशा क्या करते थे, सभी वृत्त का परिधि भी मापते थे और उसके व्यास को भी क्या करते थे, मापते थे। परिधि को मापते थे, व्यास को मापते थे, परिधि को मापते थे और व्यास को मापते थे। परिधि और व्यास सभी का उसने क्या कर लिया, माप लिया। और फिर वो क्या करने लगे, तो सभी में परिधि को हमेशा क्या करते थे, व्यास से भाग देते थे। परिधि को क्या करते थे, व्यास से क्या करते थे, वो भाग देते थे। तो उनको क्या मिलता था पता है? परिधि को व्यास से भाग देने पर क्या मिलता था पता है आपको? आप याद रखिएगा कि प्रत्येक छोटा वृत्त हो या बड़ा वृत्त हो, जब परिधि को व्यास से भाग देते थे तो हमेशा उनको लगभग 22/7 मान ही मिलता था काट खोट करने के बाद। जैसे कि मान लीजिए कि किसी वृत्त का ऐसा भी हो सकता है कि परिधि एग्जैक्ट 22 cm हो जाए और त्रिज्या 7 cm हो जाए, लेकिन किसी वृत्त का हो सकता है कि परिधि हो गया 44 cm का और त्रिज्या हो जाएगा 14 cm का, तो उसको काटिएगा तो फिर वो 22/7 ही बन जाएगा। तो ऐसा ही वो करते थे, हमेशा सभी वृत्त में क्या करते थे, परिधि को व्यास से भाग देते थे। तो हमेशा लगभग हमेशा उनको 22/7 ही क्या होता गया, सभी वृत्त का परिधि बट्टा व्यास का जो मान है वो हमेशा क्या मिलता गया उनको, तो 22/7 मिलता गया। क्या मिलता गया,
22/7 मिलता गया। हमेशा परिधि और व्यास का जो अनुपात है वो 22/7 मिलता गया। तो उन्होंने एक थ्योरी दे दिया। उन्होंने क्या कर दिया? एक थ्योरी दे दिया कि भाई देखो दुनिया वालों, आप कोई भी वृत्त ले लो और उसके परिधि को उसके व्यास से भाग दीजिएगा तो हमेशा और हमेशा आपको 22/7 ही क्या होगा? मिलेगा। इसका मतलब 22/7 एक नियत अंक बन गया, फिक्स अंक बन गया। किसका? परिधि और व्यास के अनुपात का। तो परिधि और व्यास का अनुपात हमेशा 22/7 आता था। तो बोला गया ये तो हमेशा आता है, यानी कि ये नियत अंक है, यानी कि नियतांक है। नियत अंक मतलब फिक्स अंक है, फिक्स है कि हमेशा 22/7 ही क्या होगा? आएगा। तो इससे अच्छा है कि हम क्या करते हैं? परिधि और व्यास के अनुपात को पाई से सूचित कर देते हैं और पाई का जो मान होगा वो 22/7 होगा। तो आपने देखा कि पाई क्या है? पाई एक तरह से परिधि और व्यास का अनुपात है। पाई जो है एक तरह से क्या है? परिधि और व्यास का अनुपात है। और यहीं से हमें पता चलता है कि पाई का मान 22/7 होता है। पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। तो ये पूरा आपने प्रैक्टिकल प्रयोग समझा कि नहीं समझा? यहीं से जो है परिधि का सूत्र भी आया है। यहीं से परिधि का क्या आया है? सूत्र भी आया है। तो चलिए वो हम सूत्र भी आपको क्या करते हैं? बताते हैं। अब उन्होंने जो चेक किया उनको क्या पता चला कि अगर हम परिधि को व्यास से भाग देते हैं, परिधि को क्या करते हैं? परिधि को अगर हम व्यास से भाग देते हैं तो हमेशा 22/7 मिलता है। यानी कि उन्होंने एक अनुपात बना दिया। यहाँ पर हमने लिख भी दिए हैं। आपसे अगर आप कोई पूछे कि पाई क्या है तो बोलिएगा कि पाई एक गणितीय नियतांक है, यानी कि गणित से संबंधित जो है, किससे संबंधित? गणित से संबंधित नियतांक है। नियतांक मतलब नियत अंक, नियत मतलब फिक्स अंक है। फिक्स है कि परिधि को व्यास से भाग दीजिएगा तो लगभग 22/7 ही मिलेगा, जिसका संख्यात्मक मान किसी वृत्त की परिधि, संख्यात्मक मान जो है पाई का वो वृत्त की परिधि यानी कि सी और उसके व्यास यानी कि डी के अनुपात के बराबर होता है। कुछ समझ में आया आप लोगों को? अगर इसको गणितीय रूप में बदलने का मैं प्रयास करूं, आपको दिखाऊं, तो आपको मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? कि परिधि को आप कभी भी व्यास से भाग दीजिएगा तो आपको मिलेगा 22/7 और उसी 22/7 को प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि 22/7 हमेशा मिलता था। तो बोला कि भाई इस 22/7 को पाई से सूचित कर दो। किससे सूचित कर दो? पाई से क्या कर दो? सूचित कर दो। तो इसी 22/7 के जगह पर पाई यूज किया गया, यानी कि C/D बराबर जो है वो पाई बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया? पाई बोल दिया गया। और बोला गया कि पाई का मान 22/7 होगा। क्या बोला गया? कि पाई का मान क्या होगा? 22/7 होगा। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि पाई का मान 22/7 कैसे है ये तो आपको पता चल चुका है, लेकिन पाई का कई मान जो है वो यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा पाई के मान से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। पाई का याद रखिएगा कि पाई का कई मान जो है गणित के अंदर अलग अलग विद्वानों के द्वारा दिया गया है। सबसे पहले हमारे आर्यभट्ट आते हैं। आर्यभट्ट साहब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आर्यभट्ट साहब ने पाई का जो मान दिया था वो 62,832 62,832 बट्टा कितना? तो
20,000, 20,000 दिया था, याद रहेगा। पाई का एक मान तो 22/7 है, एंड पाई का दूसरा मान आपको यहाँ पर क्या हो रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। पाई का दूसरा मान क्या दिखाई दे रहा है आपको, पाई का सबसे पहला मान यही था, पाई का सबसे पहला मान यही था 62,832/20,000। ये किसने दिया था, ये आर्यभट्ट ने दिया था। यह मान पाई का किसने दिया था, तो पाई का यह मान जो है, यह मान आर्यभट्ट चलिए पाई का यह मान किसने दिया था, आर्यभट्ट ने दिया था, आलियाभट्ट नहीं। आलिया पर आप लोगों को बहुत ये रहता है, तो आलियाभट्ट नहीं, कौन, आर्यभट्ट, ठीक है। तो कई बार पूछा भी आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित में से पाई का कौन सा मान आर्यभट्ट ने दिया था। हम क्लास के अंदर एक भी पॉइंट ऐसा डिस्कशन नहीं करेंगे जो आपके काम का ना हो, पूरा का पूरा चीज़ वही डिस्कशन किया जाएगा जो आपके एग्जाम में भी देखने को मिले और पूछा भी जा चुका है और आपके ज्ञान के लिए ज़रूरी भी है। कई जगह पर हम देखते हैं कि ऊपर ऊपर पढ़ा दिया जाता है, डिटेल नॉलेज दिया नहीं जाता है, और बच्चे भी आज के ऐसे ही है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, मैं हकीकत बता रहा हूँ कि 90% बच्चे नहीं पढ़ने वाले होते हैं। तो 90% बच्चे नहीं पढ़ने वाले होते तो उसको डिटेल्स पढ़ने से क्या मतलब, उसको डीप नॉलेज से क्या मतलब, वो ऊपर ऊपर पढ़ के बस एग्ज़ाम पास कर लेना चाहते, वैसा नहीं है। मैं आपको पढ़ाऊँगा डिटेल, एंड बहुत सारे बच्चों को इसमें मन भी नहीं लगता रहता है, डिटेल पढ़ने में मन नहीं लगता है, क्योंकि उसको चाहिए बस ऊपर ऊपर पढ़ ले, किसी तरह से एग्ज़ाम क्या हो जाए, पास हो जाए। तो ऐसे में नहीं होगा। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो चीज़ें होता है ऊपर ऊपर पढ़ने वाला, वो आपका क्या ले लेगा, जान ले लेगा। और यहाँ के टीचर भी यही करते हैं, पाई का मान 22/7 एक आपको बता देगा, बाकी वो जो है छोड़ देगा ऐसे ही। तो आप उस सब पर ना रहे। एंड पाई का एक और मान मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिस पर आप क्या कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। पाई का जो आप फेमस मान जानते हैं वह है 22/7। 22 क्या करते हैं, 7 जानते हैं। या पाई का एक और मान आप जो है बता सकते हैं, वो क्या है, 1 मिनट। पाई का जो अगला मान आपका हो सकता है ना, वो ये हो सकता है, अगर इसको दशमलव में बदलने की कोशिश करें तब, है ना, 3.14, 3 दशमलव कितना होगा, 14, दशमलव के 2 अंक तक। ये कहाँ से मिला, तो 22 को 7 से भाग दिया, तो ये मान हमें क्या हुआ, मिला। तो पाई का ये 3 मान हमेशा क्या करें, आप याद रखने की कोशिश करें, क्योंकि ये 3 मान आपको काम आएगा। और 3.14 होता है, लेकिन 3.14 ही यूज रखें, कोई दिक्कत वाली बात कभी भी जो है आपको नहीं आएगा। तो ये पाई का 3 मान हमने आपके साथ डिस्कशन किया, क्या है नहीं है वो आपको जो है अभी तक पता चला होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, और आगे हम एक अगला चीज़ समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा जानकारी जो है पहले देना चाहता हूँ, जो अभी यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ाई भी किया है। देखिए बताइए, अभी हम लोग एक चीज़ जाने हैं, एक चीज़ के बारे में जानकारी लिए हैं। वो चीज़ क्या है, वो चीज़ यह है कि परिधि को व्यास से भाग दिया गया तो पाई निकला। परिधि को व्यास से भाग दिया गया तो क्या निकला, पाई निकला। कैसे, देखिए अभी हम लोग पढ़ाई किए हैं कि परिधि बट्टा व्यास, परिधि बट्टा व्यास, परिधि बट्टा व्यास। अभी हम लोगों ने पढ़ाई किया है कि परिधि बट्टा व्यास जो होता है वो पाई होता है। परिधि बट्टा व्यास क्या होता है, पाई होता है। आप प्यारे बच्चों बताइए मुझे कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या। देखिए कोना कोनी गुना कीजिएगा, तो पाई के नीचे मान लीजिए 1 है, पाई के नीचे क्या मान लीजिए 1 है, तो परिधि को 1 से गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा, परिधि क्या मिलेगा, तो आपको परिधि मिलेगा। परिधि को 1 से गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा, परिधि। और पाई को व्यास से गुना कीजिएगा, पाई को
अगर व्यास से गुना कीजिएगा तो व्यास गुने पाई बोल सकते हैं आप। क्या बोल सकते हैं? तो व्यास, ठीक है, व्यास गुने पाई लिख सकते हैं, 22 गुने क्या लिख सकते हैं? पाई लिख सकते हैं। और आप बताइए एक बात मुझे बताइए, जो मैं आपको यहाँ पर पूछ रहा हूँ कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? परिधि बराबर, ये व्यास जो है ना प्यारे बच्चों, वो आप पीछे से पढ़ाई करके आए हैं कि व्यास बराबर जो सूत्र होता है वो 2r होता है, यानी कि d बराबर 2r। यह सूत्र आप पीछे से क्या करके आए हैं? पढ़ाई करके आए हैं। यस सर, आप तो सही बोल रहे हैं, वो तो हम पढ़ाई करके आए हैं। तो ये जो व्यास है, क्या मैं इस व्यास की जगह पर 2r लिख सकता हूँ? बोलेंगे यस सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि d बराबर तो 2r होता ही है, तो व्यास की जगह पर हम 2r लिख सकते हैं। आगुने में जो ये पाई है वो हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अब इसी चीज़ों को प्यारे बच्चों अगर स्टैंडर्ड रूप दिया जाए ना, तो आपको एक चीज़ पता चलेगा। वो क्या पता चलेगा? वो पता चलेगा कि परिधि, क्या पता चलेगा कि भाई एक मिनट, परिधि बराबर एक सूत्र निकल के आ गया। परिधि बराबर जो है एक सूत्र निकल के आ गया। क्या सूत्र निकल के आया भैया? तो देखिए, परिधि बराबर क्या सूत्र निकल के आया, सो समझने की आप कोशिश कीजिएगा। परिधि बराबर प्यारे बच्चों यहाँ पर जो सूत्र निकल के आया वो 2πr, पहले हम लिखेंगे 2 को, फिर लिखेंगे पाई को, और फिर लिखेंगे r को। क्यों? क्योंकि 2 और r जो है वो कांस्टेंट है, 2 और पाई जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि अचर संख्या है, लेकिन r जो है वो चर संख्या है, क्योंकि अलग अलग वृत्त का अलग अलग त्रिज्या होता है। तो इसको 2r गुने पाई ना लिख करके हम लोग लिखते हैं 2πr। और ऐसा लिखने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि 2 गुने 5 लिखिए तो भी 10, और 5 गुने 2 लिखिए तो भी 10। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों कांस्टेंट है, इसीलिए कांस्टेंट को हमेशा पहले लिखते हैं, और जो वेरिएबल होता है उसको हमेशा अंत में लिखा जाता है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों एक फाइनल एंड फुल फार्मूला निकल के आया आप लोगों के लिए कि परिधि बराबर होता है 2πr। तो क्या आपने देखा कि जो परिधि का सूत्र है वो कैसे बना, कहाँ से बना? अब बच्चे इसी को रटते हैं कि परिधि बराबर 2πr, परिधि बराबर 2πr, वृत्त का परिधि बराबर 2πr। क्या आपको अब रटना पड़ेगा? नहीं रटना पड़ेगा, क्योंकि आपने देख लिया कि परिधि का जो सूत्र है उसका जन्म कैसे हुआ, कैसे बना परिधि का सूत्र, परिधि का फार्मूला कैसे बना, वो आप देख लिए। तो अब आपको रटना कभी भी नहीं पड़ेगा। इस सब चीज़ों को जानने के बाद अब हम बढ़ेंगे आगे और अगले चीज़ों को समझेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल जो है होने वाला है। तो चलिए समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो चलिए समझने सीखने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। क्या है यहाँ पर भैया? आप हमारा जो टॉपिक है ना वो सूत्र वाला टॉपिक सब है। अभी तक तो हम कंसेप्ट पढ़ाई कर रहे थे, अब पढ़ेंगे फार्मूला, यानी कि सूत्र पढ़ेंगे अब। तो आइए आप भी कमर कस लीजिए, ध्यान से समझने सीखने की क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। 1 मिनट देखते हैं कि आखिर क्लास कितने मिनट का हो चुका है, ठीक है? तब हम कुछ और आपको क्या करेंगे बताएंगे। और अगर देखा जाए ना तो भाई साहब 1 घंटे 13 मिनट का क्लास हो चुका है, और अभी भी बहुत ज़्यादा चीज़ हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ पता है? मैं सोच रहा हूँ कि आज केवल कंसेप्ट ही रखते हैं, और इसके अगले क्लास में इससे रिलेटेड जितने भी फार्मूला है उस सभी फार्मूला को देखेंगे। वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त के परिधि, और 2 चीज़ और पढ़ना है, वृत्त का त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। त्रिज्यखंड देखेंगे, वृत्तखंड देखेंगे, त्रिज्यखंड का सूत्र देखेंगे, वृत्तखंड का सूत्र देखेंगे, और फिर प्रश्नावली 5.1 भी क्या करेंगे, शुरू करेंगे। क्या है ना कि मेरा जो आदत है
वो डिटेल पढ़ाने का है। हम हमेशा यह कोशिश करते हैं कि बच्चों को डिटेल जानकारी मिल सके एंड एक छोटे से छोटे पॉइंट का भी क्या मिल सके, जानकारी मिल सके। इसीलिए क्या है कि 2 मिनट हमारे क्लास में आपको ज़्यादा लग सकता है, लेकिन जो है ना कंसेप्ट नहीं छूटेगा, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये वाला बात होता है। वही मैं सोचता हूँ कि जब तक समझाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए हो सकता है कि कई बार आपको कुछ मिनट ज़्यादा भी लग जाता है, तो इसके लिए टेंशन नहीं है। तो हम आज की क्लास को यहाँ रखते हैं एंड आप सभी प्यारे बच्चे जितने भी जो है LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा एंड अपने दोस्त मित्र भाई बहन के पास क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे हम अगले क्लास में वृत्त से संबंधित बहुत सारे जो है सूत्र वगैरह लेकर के, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड और उससे रिलेटेड सूत्र देखेंगे। प्रश्नावली 5.1 भी क्या करेंगे, शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले क्लास में।